लोग कहते हैं कि हत्यारे पैदा नहीं होते बल्कि हालात उन्हें बना देते हैं और यह कहावत आज की इस भयावह कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। यह ऐसा डरावना केस था कि बरेली के लगभग 90 गांव की महिलाएं घर से बाहर निकलने से भी डरने लगी थी, अपनी जान के डर से, जब तक कि इन खौफनाक अपराधों के पीछे के शख्स को पकड़ नहीं लिया गया। कहानी की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई, जब बरेली के शाही थाने में एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। प्रतापपुर गांव के एक गन्ने के खेत में एक भयानक खोज हुई थी। वहां 50 वर्षीय महिला कलावती का निर्जीव शरीर पड़ा था। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने कलावती को हरे भरे ऊंचे गन्नों के खेत के बीच स्थिर पड़ा पाया। जांच तुरंत शुरू हुई और पोस्टमार्टम कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट ने चौंकाने वाला सच सामने रखा। कलावती की गला घोटकर हत्या की गई थी। किसी ने उसके गले पर इतनी जोर से हाथ दबाया था कि उसकी सांस रुक गई और वह लड़ते लड़ते हार गई। लेकिन सवाल यह था कि कोई कलावती को क्यों मारना चाहेगा। वह एक साधारण महिला थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था, ना किसी से झगड़ा, ना कोई विवाद। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी हत्या की वजह बने। यह रहस्य पुलिस को परेशान कर रहा था, लेकिन उनके पास वक्त बर्बाद करने का समय नहीं था। उन्होंने सुराग ढूंढने शुरू किए, लोगों से पूछताछ की, फिंगरप्रिंट्स जांचे और ऐसे किसी सबूत की तलाश की जो उन्हें कातिल तक ले जा सके। लेकिन इससे पहले कि कोई ठोस सुराग मिलता, 19 जून को एक और लाश मिली। थोड़ी दूर मौजूद कुलेसा गांव में सड़क किनारे एक महिला का शव मिला। वह 50 वर्षीय धनवती थी और एक बार फिर हत्या गन्ने के खेत के पास हुई थी। बिल्कुल कलावती की तरह धनवती का भी किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। वह एक मासूम महिला थी, फिर भी उसकी हत्या उसी तरीके से की गई। शुरुआत में पुलिस को इन दोनों हत्याओं के बीच कोई संबंध नहीं दिखा। हर केस को अलग अलग अपराध मानकर जांच अलग दिशाओं में चलाई गई। ना तो कलावती के और ना ही धनवती के केस में कोई सुराग मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल हवा में गायब हो गया हो, पीछे कोई निशान छोड़े बिना। लेकिन जैसे ही जून का महीना खत्म होने को आया, एक और चौंकाने वाली घटना हुई। 30 जून 2023 को पुलिस को एक और शव मिला। इस बार 55 वर्षीय महिला प्रेमवती का उसका निर्जीव शरीर अनूर गांव के खेतों के पास मिला और उसकी हत्या का तरीका जांचकर्ताओं की रूह कपा देने वाला था। प्रेमवती का गला रस्सी या तार से नहीं बल्कि उसकी अपने साड़ी से घोटा गया था। साड़ी का पल्लू उसके गले में इतनी मजबूती से लपेटा गया कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाईं तरफ एक कड़ी गांठ बांधी गई थी, मानो कातिल यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह जिंदा ना बचे। सिर्फ 1 महीने में बरेली में 3 निर्मम हत्या हो चुकी थी। पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही थी केस सुलझाने की, लेकिन उनके पास कोई सबूत, कोई सुराग नहीं थे और समय बीतने के साथ हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक हत्या होती गई। 22 जुलाई को खजूरिया गांव में एक और शव मिला। यह पीड़िता कुसुम थी और पहले की तरह उसकी भी हत्या उसी तरीके से की गई थी। फिर 5वीं पीड़िता वीरवती का शव ज्वालापुर गांव में मिला। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे, सोचते थे अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। यहाँ तक कि कई अपराध देख चुकी पुलिस भी इस मामले में हिल गई थी। किसी को नहीं पता था कि अगली हत्या कहाँ होगी और चूंकि ये हत्याएं अलग अलग दूर दराज के गांव में हो रही थी, इसलिए कातिल को पकड़ना और मुश्किल होता जा रहा था। उस समय पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि ये सारी हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है। उनका मानना था कि हर हत्या अलग, बेतरतीब और असंबंधित है। शायद वे सच्चाई समझ जाती अगर कम समय में और हत्या होती। लेकिन 5वीं लाश मिलने के बाद अचानक सब कुछ रुक गया। 2 महीने बिना किसी हमले के गुजर गए और कभी डरे सहमे रहने वाले गांव वाले धीरे धीरे राहत की सांस लेने लगे। उन्हें यकीन होने लगा कि अब यह डरावना सपना खत्म हो गया है। कातिल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था और लंबे समय बाद जिंदगी फिर से सामान्य महसूस होने लगी थी। लेकिन फिर आया 31 अक्टूबर का दिन, जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। लखीमपुर के गांव वाले एक भयावह दृश्य देखकर जागे। 65 वर्षीय महमूद का शव गन्ने के खेत के बीच पड़ा मिला।
कुछ ही हफ्तों बाद 20 नवंबर को रसनी गांव में दुलारू देवी का शव अपने ही खेत में मिला और उनकी हत्या का तरीका भी बिल्कुल वही था। फिर 26 नवंबर को गांव वालों को 63 वर्षीय उर्मिला का शव मिला, जिनके गले में उसकी ही साड़ी पहले की तरह कसकर लपेटी गई थी। अब पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लाशों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि डर और भ्रम फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल उन्हें कोई मौका नहीं दे रहा हो। हर बार जब पुलिस जांच शुरू करने और टीम बनाने की कोशिश करती, तभी किसी दूसरे गांव में एक और महिला मृत पाई जाती। लेकिन हर हत्या में एक साफ पैटर्न था। सभी विक्टिम्स महिलाएं थीं। उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा थी। ज्यादातर शव अलग अलग गांवों के खेतों के पास से मिलते थे और लगभग हर पीड़िता को उसकी अपनी साड़ी से गला घोंटकर मारा गया था। पुलिस दिन रात मेहनत कर रही थी कातिल को पकड़ने के लिए। जांच के दौरान उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। एक पल के लिए लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन फिर चौंकाने वाली बात हुई। इन तीनों के जेल में होने के बावजूद हत्याएं बंद नहीं हुई। महिलाएं अब भी उसी क्रूर तरीके से मारी जा रही थी। तभी पुलिस को एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलती की है। गिरफ्तार किए गए लोग निर्दोष थे, वे असली अपराधी नहीं थे। लेकिन जल्द ही पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलने वाला था जो इन सभी हत्याओं को आपस में जोड़ देता। और वह पल तब आया जब कातिल ने आखिरी बार वार किया। 2 जुलाई 2024 को अनीता देवी को अपने मायके से ससुराल लौटना था। एक दिन पहले ही उनका बेटा उन्हें मायके छोड़ गया था, लेकिन खेत में कुछ काम होने के कारण उन्होंने तय किया कि वे जल्दी निकल जाएंगी। अनीता मायके से निकली, लेकिन वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। रात 8 बजे तक जब अनीता घर नहीं पहुंची तो उनके पति और बेटे को चिंता होने लगी। उन्होंने आसपास के गांव और घर के पास के हर संभावित जगह पर खोज शुरू कर दी, लेकिन समय बीतने के साथ उनका डर बढ़ता गया। उनके मन में बस एक ही खौफनाक ख्याल बार बार आ रहा था, कहीं उनका सामना उसी हत्यारे से तो नहीं हो गया। और उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ जब गांव में खबर फैली कि पास के गन्ने के खेत में एक और महिला का शव मिला है। अनीता का परिवार मौके पर भागा। उम्मीद थी कि यह अनीता ना हो, लेकिन जब तक वे पहुंचे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। कुछ घंटों बाद पुलिस ने अनीता के पति को आधार कार्ड और पहचान पत्र दिखाए, जिन्हें देखते ही उनका दिल टूट गया। यह सच था, शव अनीता का ही था। जांच में पहली बार पुलिस को बड़ा सुराग मिला जब कुछ ग्रामीणों ने इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति के 3 स्केचेस बनवाए और उन्हें हर गांव की दीवारों और नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया, जैसे लापता व्यक्ति के पोस्टर हों। लेकिन पुलिस यही नहीं रुकी। एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में ऑपरेशन तलाश शुरू किया गया, जो हत्यारे को अगली हत्या से पहले पकड़ने का एक बड़ा अभियान था। पुलिस जानती थी कि उन्हें बहुत तेजी से काम करना होगा, इसलिए एक स्पेशल टीम बनाई गई और करीब 300 पुलिसकर्मी इस केस में लगाए गए। उन्होंने इलाके के हर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और किसी भी छोटे से छोटे सुराग की तलाश की। यहाँ तक कि जिन गांवों में हत्या हुई थी वहां नए कैमरे लगाए ताकि कोई भी कोना बिना निगरानी के ना रह सके। अब यह साफ था कि कातिल उन्हीं महिलाओं को निशाना बना रहा था जो अकेली होती थी। औरतों पर और हमले रोकने के लिए पुलिस ने गांव की लड़कियों को चेतावनी दी कि वे कहीं भी अकेली ना जाएं। उन्होंने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंच सके। लेकिन पुलिस यहीं नहीं रुकी। कातिल को पकड़ने के लिए अधिकारियों ने सादे कपड़ों में गांव की निगरानी शुरू की ताकि वे आम लोगों में घुल मिलकर रह सकें। वे देखते रहे, इंतजार करते रहे और सतर्क बने रहे। लंबे दिनों और नींद रहित रातों के बाद आखिरकार जुलाई 2024 में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला जो इस केस को सुलझा सकता था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर एक व्यक्ति ने चुपके से किसी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली और बिना समय गंवाए वह ऑडियो पुलिस तक पहुंचा दी। जब पुलिस ने वह रिकॉर्डिंग चलाई तो वे हैरान रह गए। उसमें एक आदमी बरेली पुलिस का मजाक उड़ाते हुए घमंड और अहंकार से बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कई लोगों को मार दिया है, लेकिन पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। स्पेशल टीमें बनाने के बावजूद भी वे मेरे पास तक नहीं पहुंच पाए। वह सिर्फ डींगे नहीं मार रहा था, बल्कि हत्याओं का विस्तार से वर्णन कर रहा था।
जैसे उसे पकड़े जाने का कोई डर ना हो। महीनों से छोटे सुराग का इंतजार कर रही पुलिस के लिए यह रिकॉर्डिंग किसी वरदान से कम नहीं थी। पुलिस ने तुरंत सूचना देने वाले व्यक्ति को पुराने संदिग्धों के स्केच दिखाए और ध्यान से देखने को कहा। उसने बिना झिझक पहले 2 स्केच की ओर इशारा किया और कहा, यही है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब पुलिस के पास अपने बेनाम हत्यारे का चेहरा था और तलाश और तेज हो गई। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने चाय की दुकान के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू किए और हर फ्रेम को ध्यान से देखा ताकि उस आदमी का कोई सुराग मिल सके जिसकी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। घंटों की तलाश के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई और 8 अगस्त 2024 को पुलिस ने कुलदीप कुमार गंगवार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में कुलदीप ने अपना कोई भी हाथ इन हत्याओं में होने से साफ इनकार किया और खुद को मासूम बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने उसकी झूठी कहानी टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने सभी हत्याओं को कबूल कर लिया और जो सच सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। कुलदीप ने न केवल अपने अपराध स्वीकार किए बल्कि उनके पीछे की डरावनी वजह भी बताई, जिसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। उसने बताया कि उसका जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नवाबगंज कस्बे में हुआ था। बचपन में वह अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। पिता बाबूराम मेहनत करते थे और माँ उसे प्यार से संभालती थी। जिंदगी शांत थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब कुलदीप छोटा ही था। उसके पिता ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपनी पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर ली। इसी के साथ उनके परिवार की खुशियां बिखरने लगी। सौतेली माँ को कुलदीप की माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह बाबूराम के कान भरने लगी। उसकी बातों में आकर बाबूराम ने अपनी पहली पत्नी से बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। वह न केवल उसे नजरअंदाज करने लगा बल्कि शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाने लगा। जो बच्चा कभी पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करता था वह अब डर में जीने लगा। हर दिन बाबूराम अपनी पत्नी को परेशान करता और जब कुलदीप अपनी मां का बचाव करने की कोशिश करता तो उसे भी बेरहमी से पीटता, जिससे वह चोटिल और दर्द से करा उठता। इस निरंतर यातना को बर्दाश्त न कर पाने पर कुलदीप की मां उसे लेकर नवाबगंज के एक छोटे से घर में रहने चली गई ताकि बेहतर जीवन जी सके। घर छोटा था लेकिन शांति से भरा हुआ। मां मेहनत करके बेटे को सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करती रही, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उचित इलाज या सहारे के अभाव में उसकी मौत हो गई, जिससे कुलदीप दुनिया में अकेला रह गया। मजबूरी में उसे पिता के घर लौटना पड़ा, जहां उसकी सौतेली मां की क्रूरता और बढ़ गई। वह उससे नौकर की तरह काम कराती और गलती होने पर सख्त सजा देती। उसके पिता जो कभी उसकी रक्षा करते थे अब उसकी पीड़ा से मुंह मोड़ चुके थे। कुलदीप की जिंदगी दर्द से भर चुकी थी और उसका बचपन अब दुख में खो गया था। दिन ब दिन उसके भीतर गुस्सा बढ़ता गया। शुरुआत में वह सिर्फ उदास और बेबस था, लेकिन समय के साथ उसका दुख नफरत में बदल गया। वह अब अपनी सौतेली माँ का व्यवहार सहन नहीं कर पा रहा था। उसे भीतर ही भीतर पता था कि वह असहाय है और चाहे जितना भी दर्द सह ले वह अपनी स्थिति बदलने की ताकत नहीं रखता। सालों तक वह यातना में जीता रहा, अपने ही घर में कैद जैसा महसूस करता रहा। समय बीतता गया और साल 2014 में उसने अपने ही गांव की एक लड़की से शादी कर ली। उम्मीद थी कि अब जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन शादी ने वह खुशी नहीं दी जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने कभी सच्चा प्यार महसूस ही नहीं किया था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ कोमलता से पेश आना नहीं जानता था। वह कठोर और अधीर हो गया था, छोटी सी गलती पर भी आपा खो देता और उसे बुरी तरह चोट पहुंचाता। पत्नी ने शुरुआत में तालमेल बैठाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसका धैर्य टूट गया। वह अब दर्द और अपमान सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए एक दिन वह अपने मायके लौट गई। सौतेली माँ के कारण पहले ही बहुत कुछ सह चुके कुलदीप के लिए पत्नी का जाना उसकी जिंदगी को और तोड़ गया। उसका दिल गुस्से, दर्द और हताशा से भर गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका गांव में रहना असंभव हो गया, तो वह सब कुछ छोड़कर बरेली में अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि उसका मन और ज्यादा अशांत हो गया। जब भी वह शराब या नशा करता, उसके दिमाग में हिंसक ख्याल भर जाते। सौतेली माँ और पत्नी के प्रति उसकी नफरत धीरे धीरे सभी औरतों के प्रति नफरत में बदलने लगी। अनंतपुर गांव के आसपास जहां वह रहता था, उसने अपने काले इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया।
वह अकेली चल रही महिलाओं पर हमला करता और गांव की सुनसान गलियां व गन्ने के खेत उसकी क्रूरता के लिए सही जगह बन गई। जब महिलाएं विरोध करती तो वह गुस्से में आकर उनकी साड़ी से उनका गला घोंप देता, बाएं तरफ गांठ बांधकर यकीन कर लेता कि वे मर चुकी हैं, फिर वहां से निकल जाता। वह गन्ने के खेतों से होकर दूसरी तरफ निकल जाता ताकि कोई उसे देख ना सके। उसकी मासूम और मानसिक रूप से कमजोर लगने वाली शक्ल के कारण किसी को उस पर शक नहीं होता था। गांव के हर रास्ते से वाकिफ होने के कारण वह आसानी से बिना पकड़े घूमता रहा। इतनी हत्याओं के बावजूद वह खुलेआम घूमता रहा। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। वह पैदल ही चलता था और हत्याओं को भी पैदल ही अंजाम देता। अपने इकबाल जुर्म में उसने 9 लोगों की हत्या कबूल की। शायद अगर बचपन में उसे माता पिता का प्यार और देखभाल मिली होती तो वह इस तरह का दरिंदा ना बनता। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका दुख भरा अतीत मासूम औरतों की बेरहमी से हत्या करने का कोई औचित्य साबित कर सकता है?